चैप्टर 5 आज हम करने जा रहे हैं मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। As you have read in the first chapter, the earth is the only planet which has life. Human beings can live here because the life sustaining elements of land, water and air are present on the earth. फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो अर्थ है ये पूरे सोलर सिस्टम में अकेला प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग यहाँ पे रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे, लैंड, वाटर एंड एयर, ये तीनों प्रेजेंट हैं हमारे अर्थ पे, इसलिए यहाँ पे लाइफ जो है वो प्रेजेंट है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ अ कॉम्प्लेक्स जोन in which three main components of the environment meet, overlap and interact. The solid portion of the earth on which we live is called the lithosphere. The gaseous layers that surround the earth is the atmosphere, where oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gases are found. Water covers a very big area of the earth's surface and this area is called the hydrosphere. The hydrosphere comprises water in all its forms, that is ice, water and water vapor. कह रहे हैं कि जो अर्थ का सरफेस है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स जोन है जिसमें इन्वायरमेंट के तीन कंपोनेंट्स मीट करते हैं, ओवरलैप करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, है ना। इन्वायरमेंट के तीन कंपोनेंट्स, तीन कौन से कंपोनेंट, लैंड, वाटर एंड एयर। ठीक, तो जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का जिसपे हम लोग रहते हैं उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, लैंड वाला पोर्शन। फिर गैसियस लेयर जो हमारे अर्थ के आसपास में है ना, अर्थ को जो सराउंड करती है गैसियस लेयर, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, जहाँ पे हमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड और सारी गैसेस मिलती हैं। फिर ये जो है, उसके बाद देखिए वाटर जो है ये अर्थ के सरफेस का एक बड़ा सा हिस्सा, एक बहुत ही बिग एरिया कवर करता है और इसे हम कहते हैं कि ये हाइड्रोस्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर में वाटर सारे फॉर्म में आता है, ऐसे ये नहीं कि लिक्विड फॉर्म में ही वाटर वहाँ पे आ रहा है। वाटर अगर आइस के फॉर्म में है, वाटर वेपर के फॉर्म में है, वाटर के फॉर्म में है, वो सारे फॉर्म में हम हाइड्रोस्फीयर में वाटर को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, फिर आते हैं बायोस्फीयर पे। बायोस्फीयर क्या है, एक नैरो जोन है where we find land, water and air together which contain all forms of life. अब ये बायोस्फीयर क्या है, ये वो नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर तीनों चीज़ मिल जाती हैं, है ना, जहाँ पे सारे फॉर्म्स ऑफ लाइफ मिलती है। जहाँ पे ये तीनों चीज़ होगी वहीं पे लाइफ होगी। ना केवल लिथोस्फीयर में लाइफ हो सकती है, ना ही एटमॉस्फेयर में सिर्फ लाइफ हो सकती है, और ना ही हाइड्रोस्फीयर में, है ना। जहाँ ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी ना वहाँ पे ही लाइफ होगी। ठीक, फिर देखते हैं अलग अलग लिथोस्फीयर को। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर को हम लोग अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लिथोस्फीयर को। ठीक, तो द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर्स ऑफ सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिजम्स। तो लिथोस्फीयर क्या है, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस का जो सॉलिड पोर्शन है ना उसे हम कहते हैं कि लिथोस्फीयर है। इसमें क्या क्या है, इसमें अर्थ के क्रस्ट की रॉक है और सॉइल की एक थिन लेयर है। मतलब जो क्रस्ट है, हमारी अर्थ की क्रस्ट है, उसकी जो रॉक है ना वो है, और उसके साथ साथ यहाँ पे सॉइल है जिसमें न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म से सस्टेन करते हैं, है ना, उसमें ऑर्गेनिज्म सस्टेन होते हैं। फिर देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। द लार्ज लैंड मास आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज इज आर कॉल्ड द ओशन बेसिन्स। तो ये जो हमारा लिथोस्फीयर है ना, ये दो मेन डिवीजन में डिवाइडेड है। मतलब इसका दो डिवीज़न है। एक है लार्ज लैंड मास का, लार्ज लैंड मास जिसे हम कॉन्टिनेंट्स कह देते हैं, और ह्यूज वाटर बॉडीज़ है जिसे हम ओशन बेसिन कहते हैं। ठीक, ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। ठीक, सारे ओशंस जो है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। वाटर बॉडीज़, वाटर जो है वो उसे हम सेपरेट तो कर नहीं सकते, तो सारे वाटर बॉडीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब पूरा ओशंस जो है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन अनदर। ये कह रहे फिगर 5.1 पे, 5.1 पे आते हैं और बताते हैं क्या सारे लैंड फॉर्म्स एक दूसरे से कनेक्टेड है क्या। तो हम देखें तो सारे लैंड फॉर्म्स नहीं कनेक्टेड हैं, बीच में वाटर बॉडी है, लेकिन हम देखें तो अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, ये सदर्न ओशन, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। फिर द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज़ टेकन एज जीरो। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो सी वाटर का लेवल है ना वो हर जगह सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे पानी, मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक जगह पानी यहाँ तक होगा, दूसरी जगह पानी यहाँ तक होगा, वो लेवल सेम हो जाएगा ना। ये भी पानी
आके और ये इतना हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो लेवल सेम हो जाएगा, चाहे वो कोई भी ओशन हो, उसका पानी का लेवल जो होगा वो सेम ही होगा, तो उसे हम कह देते हैं कि ये ज़ीरो है। और उसके बाद लैंड का जो एलिवेशन है उसको मेज़र करते हैं उस ज़ीरो से, उस सी लेवल से, है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि मीन सी लेवल से ये इतना ऊंचा है। मीन सी लेवल का मतलब है वही है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 1122 मीटर is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean. Could you imagine that depth of the sea is much more than the highest point? अब यहाँ पे इन्होंने दो चीज़ बताई, एक तो सबसे ऊंची चीज़ मतलब जो लैंड का सबसे ऊंचा हिस्सा क्या है और सबसे नीचा हिस्सा क्या है ना। तो सबसे ऊंचा हमारा माउंट एवरेस्ट हो गया, जिसकी हाइट जो है वो 8,848 मीटर है, कहाँ से, सी लेवल से, ठीक। और जो सबसे डेप्थ वाला पार्ट है ना वो मैरियाना ट्रेंच है, जो पैसिफिक ओशन में पड़ता है, और इसकी डेप्थ कितनी है, 11,022 मीटर्स, ठीक है। तो हम देखें जो डेप्थ है वो ज़्यादा है हाईएस्ट पॉइंट से, ठीक। फिर हम आ जाते हैं कॉन्टिनेंट्स पे। अभी हम लिथोस्फीयर को ही कर रहे हैं, इसमें कॉन्टिनेंट एंड ओशंस को करेंगे, ठीक। तो कॉन्टिनेंट्स देखें, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट, 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। Look at the map of the world and notice that the greater part of the land mass lies in the northern hemisphere. क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं और ये सारे कॉन्टिनेंट्स वाटर बॉडीज से सेपरेटेड है, बीच में ओशंस पड़ जाते हैं। कॉन्टिनेंट्स के नाम दिए यहाँ पे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, है ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। और अगर हम मैप को देखें तो हमारा जो लैंड मास है ना वो ज़्यादातर हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में है। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है नदर्न हेमिस्फीयर मतलब जो इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा है, तो इक्वेटर हमारी ये रही, है ना, इसके ऊपर हमारा ये पार्ट हो गया। तो यहाँ पे हम देखें हमें ज़्यादा लैंड मास दिख रहा है ना, देखिए ये लैंड मास ज़्यादा है, नीचे लैंड मास कम है, ठीक है। फिर एशिया के बारे में पढ़ते हैं। एशिया जो है ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये कवर करता है 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, है ना। 1/3 मतलब 33%, जो भी लैंड एरिया है उसका 33% एशिया कवर करता है। कॉन्टिनेंट जो है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस कॉन्टिनेंट से पास करती है, और एशिया जो है वो यूरोप से सेपरेटेड है यूराल माउंटेन्स के थ्रू, है ना, वेस्ट में, ऑन द वेस्ट, ठीक है। एंड कंबाइंड जो लैंडमास यूरोप एंड एशिया का है इसे हम कहते हैं यूरेशिया। कहने का मतलब क्या है, यहाँ हम देख लेते हैं अपने डायग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक। ये जो कॉन्टिनेंट है ना, ये जो येलो वाला दिख रहा है, ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ऑन द वर्ल्ड, है ना। वर्ल्ड में देखें तो ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और इसके वेस्टर्न साइड में यहाँ पे यूरोप पड़ रहा है, और यूरोप से ये सेपरेटेड है इस यूराल माउंटेन्स के थ्रू। देखिए ये रहे यूराल माउंटेन्स, ठीक है, इसके थ्रू ये यूरोप से सेपरेटेड है। लेकिन जब हम यूरोप एंड एशिया को साथ में देखते हैं तो हम इसे यूरेशिया बोल देते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं, और ये हमने देखा ईस्टर्न में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, और नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ऑलमोस्ट नदर्न हेमिस्फीयर में है, कुछ पार्ट इसका यहाँ तक देखो ये रहा जो सदर्न हेमिस्फीयर में है, बट ऑलमोस्ट ये नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, ठीक। फिर आ जाते हैं अपने यूरोप पे। यूरोप जो है वो एशिया से बहुत छोटा है। कॉन्टिनेंट जो है ये वेस्ट ऑफ एशिया, अभी हमने देखा वेस्ट ऑफ एशिया पड़ता है। आर्कटिक सर्किल है वो इससे पास होता है। एशिया से हमने देखा कि कौन सा लाइन पास होती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, लैटिट्यूड ये पास होता है। और जो यूरोप है इससे आर्कटिक सर्किल जो 66.5 डिग्री है वो पास होती है नॉर्थ में, ठीक है। एंड ये वाटर बॉडीज से तीन साइड में इसके वाटर बॉडीज़ है। देखते हैं तीन साइड में कहाँ वाटर बॉडीज़ है, ठीक। तो देखिए ऊपर आर्कटिक ओशन है, नीचे यहाँ पे हमें क्या बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी पर जाते हैं, और यहाँ देखें तो ये अटलांटिक ओशन है। तो इस तरीके से ये तीन साइड से जो हमारे रिवर वाटर से सेपरेटेड है, ठीक है, सॉरी। आगे आते हैं अफ्रीका पर। अफ्रीका जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। एशिया के बाद दूसरा जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो हमारा अफ्रीका है। जो इक्वेटर है, जीरो लैटिट्यूड, वो इसके बिल्कुल बीच से क्रॉस करती है, मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट से ये जाती है इक्वेटर। मतलब इक्वेटर जो है वो अफ्रीका को दो लगभग बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक। लार्ज पार्ट जो अफ्रीका का है वो नदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। एंड यही एक अकेला कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड पे जिससे ये तीनों लाइंस क्रॉस करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखते हैं यहाँ पर, ये रहा हमारा अफ्रीका जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना, तो ये रहा हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक, ये है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री
ऑलमोस्ट इसको हाफ कर देता है, और ऊपर वाला हिस्सा देखें तो बड़ा है एज़ कंपैरिजन टू लोअर पार्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो ऊपर बड़ा है अफ्रीका का, ज़्यादा पोर्शन जो है वो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाता है। और इसके साथ देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इसके नॉर्दर्न पार्ट से जा रही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है इसके सदर्न पार्ट से जा रही है। तो अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों ये लाइंस क्रॉस करती हैं। ठीक, फिर आ जाते हैं आगे। सहारा डेजर्ट जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है वो अफ्रीका में ही लोकेटेड है, यहाँ पे कहीं लोकेटेड है ये सहारा डेजर्ट। ये जो ऊपर वाला है ना, ये देखो, ये रहा सहारा डेजर्ट जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। ठीक, कॉन्टिनेंट जो है सारे साइड से ओशन एंड सी से सराउंडेड है। देख लेते हैं तो कोई इधर इसके अटलांटिक ओशन है, इधर इंडियन ओशन है, नीचे सदर्न ओशन है, और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे रेड सी वगैरह है। ठीक, तो सब तरफ से ये देखिए तो वाटर बॉडीज से सराउंडेड है, सीज एंड ओशन से इसके। ठीक, और उसके बाद देखें हम तो यहाँ पर हमें वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर नाइल भी मिल जाती है, जो अफ्रीका के थ्रू जाती है। वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी नाइल या फिर नील नदी बोलते हैं हिंदी में, जो कि इस अफ्रीका से जाती है ना। और ओके, मैप में देखें हमने कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न कहाँ से पास करती है। नाइल को भी देख लेते हैं कि नाइल कहाँ पर है, तो ये रही नाइल रिवर। ठीक, तो ये यहाँ अफ्रीका से क्रॉस कर रही है, वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है ये नाइल। ठीक, फिर आते हैं हम नॉर्थ अमेरिका पे। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। ये कहाँ पर है, ये साउथ अमेरिका से लिंक्ड है एक वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड के थ्रू, जिसको हम कहते हैं इस्थिमस ऑफ पनामा। क्या बोल रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका है ना, ये सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, और उसके बाद आ जाता है नॉर्थ अमेरिका। और साउथ अमेरिका से ये कनेक्टेड है, लेकिन एक छोटे से बिल्कुल नैरो स्ट्रिप है लैंड की, जिसको हम कह देते हैं कि इस्थिमस ऑफ पनामा है। इस्थिमस क्या होता है, इस्थिमस होता है ये नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड को हम इस्थिमस कहते हैं। तो दिस इज़ द नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जिससे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसे हम कह रहे हैं इस्थिमस ऑफ पनामा। जो कॉन्टिनेंट है ये पूरा और पूरा नदर्न हेमिस्फीयर में है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। 3 ओशंस यहाँ पे सराउंडेड है। देखते हैं कौन से 3 ओशंस। पहले तो देख लेते हैं ये हमारा इक्वेटर, ये रहा, ये पूरा पूरा नदर्न हेमिस्फीयर में है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि हमें पता है कि जो प्राइम मेरिडियन है वो यूरोप के यहाँ से लगभग जाती है, यूरोप में यूके से जाती है ना, ग्रीनविच से। ठीक है, तो ये है हमारे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, और बोल रहे हैं 3 तरफ से वाटर बॉडी से सराउंडेड है। तो यहाँ पे देखिए इसके ईस्टर्न में अटलांटिक ओशन, वेस्टर्न में पैसिफिक ओशन है ना, और नॉर्थ में इसके आर्कटिक ओशन आ जाता है। ठीक, तो इस तरीके से तीन तरफ से वाटर बॉडी से सराउंडेड है। फिर आते हैं साउथ अमेरिका। चलिए, साउथ अमेरिका जो है ये मोस्टली कहाँ पर है, सदर्न हेमिस्फीयर में। विच 2 ओशंस सराउंड ईस्ट एंड वेस्ट, तो ईस्ट में इसके हम देखें तो इस साइड में क्या आ जाता है, अटलांटिक ओशन, और इस साइड में आ जाता है पैसिफिक ओशन, है ना। और ये रहा इस्थिमस। इस्थिमस क्या है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो कि 2 लैंड मासेस को ज्वाइन करता है, अभी हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये हमारा साउथ अमेरिका और ये हमारा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, फिर एंडीज जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो एंडीज़ जो है ना वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, वो यहाँ से लेके पूरा ये ऐसे जाती है इसके। ठीक है, पूरी लेंथ इसकी नॉर्थ टू साउथ कवर कर देती है। साउथ अमेरिका हैज़ वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर। देखो, लार्जेस्ट रिवर यहाँ अमेजोन है, हमने नाइल पढ़ी थी, वो लॉन्गेस्ट रिवर है। और लार्जेस्ट रिवर का मतलब क्या है कि इसका बेसिन सबसे बड़ा बन जाता है, इसका रिवर सिस्टम बहुत बड़ा, सबसे बड़ा है। तो अमेजोन रिवर यहाँ पे बहती है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है। ठीक, फिर आते हैं ऑस्ट्रेलिया पर। ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये कहाँ लाई करता है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में, पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग मैप में चलेंगे। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, सदर्न हेमिस्फीयर में पूरा पड़ता है। ये सब तरफ से ओशन एंड सी से सराउंडेड है, और इसे बोल देते हैं कि ये आइलैंड कॉन्टिनेंट है। ठीक, फिर आ जाते हैं अंटार्कटिका पे। ये पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में सराउंडेड है, एक बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट है ये। साउथ पोल ऑलमोस्ट इसके सेंटर पे है, इस कॉन्टिनेंट के सेंटर पर पड़ता है साउथ पोल। ठीक है, एंड ये जो है ये जो साउथ पोल रीजन में सिचुएटेड है, इसलिए यहाँ पे आइस शीट्स पूरी है ना, ये परमानेंटली आइस से ही कवर्ड है। यहाँ पे कोई परमानेंट
ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। बस बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने रिसर्च स्टेशंस यहाँ पे खोले रखे हुए हैं। ठीक है, इंडिया का भी अपना रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है। तो ये रिसर्च स्टेशंस खोले गए हैं, वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, कंट्रीज़ ने अपने इस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें इंडिया ने भी अपना इस्टेब्लिश किया है। ठीक, तो आओ चलो चलते हैं अपने मैप पे और देख लेते हैं। तो हमने देखा साउथ अमेरिका, ये रहा साउथ अमेरिका, ये रही हमारी एंडीज़ माउंटेन्स जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन है, एंड ये रही अमेजॉन रिवर जो लार्जेस्ट रिवर है। फिर आ जाते हैं अपने ऑस्ट्रेलिया, ये रहा ऑस्ट्रेलिया जो कि पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में है, और इसे हम आइलैंड कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सब तरफ से ओशन एंड सीज से सराउंडेड है। फिर ये है हमारा अंटार्कटिका, ये वाइट दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये आइस से पूरा कवर्ड है, और ये अनइनहेबिटेड है क्योंकि आइस शीट से पूरा कवर्ड है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिसर्च स्टेशंस हैं बस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे आते हैं और आ जाते हैं अपने हाइड्रोस्फीयर पे। लिथोस्फीयर हमने कवर कर लिया, अब आ जाते हैं हाइड्रोस्फीयर पे। अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अर्थ को क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट। क्यों कहते हैं, क्योंकि मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड 29% इज विद लैंड। मतलब क्या बोल रहे हैं कि 71% अर्थ जो है उसका 71% वाटर से कवर्ड है। ठीक, और सिर्फ लैंड कितना है, वो 29% है। ऐसा नहीं है कि लैंड है नहीं, लैंड है लेकिन उसके ऊपर पानी है। तो 71% अगर हम ऊपर से अर्थ देखें तो हमें वो ब्लू दिखती है। हमने पहले भी पढ़ा था, है ना, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ को जब हम स्पेस से देखते हैं तो वो ब्लू दिखती है, इसलिए हम उसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्यों ब्लू दिखती है, बिकॉज 71% अर्थ पे वाटर है। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर में क्या आता है, वाटर आता है सारे फॉर्म में, चाहे जिस फॉर्म में वाटर है वो सारा आ जाएगा। जैसे रनिंग वाटर ओशन में हो गया, रिवर्स में हो गया, लेक्स में हो गया, आइस हो गई ग्लेशियर्स में, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में वो भी हो गया, ये सब मिला के हाइड्रोस्फीयर बनाता है। ठीक है, 97% जो अर्थ का वाटर है ना वो हमें ओशन में मिलता है, मोर देन 97%। यहाँ देखो ये 97.2% वाटर, जितना भी अर्थ पे वाटर है ना उसका 97.2% ओशन में है, जो कि साल्टी है ना। ओशन वाटर जो है वो साल्टी है, खारा पानी है। खारा पानी इसलिए ह्यूमन उसे कंज्यूम नहीं कर सकते। तो एक लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स। फिर ये जो 97.2 चला गया, इसके बाद हमारे पास बचा 2.8% वाटर। ठीक, तो जो ये 2.8% वाटर बचा है ना, इसका बहुत सारा पार्ट जो है वो हमारा आइस शीट्स एंड ग्राउंड वाटर में स्टोर्ड है। कितना, 2.77%। ये हमारा आइस शीट्स एंड ग्राउंड वाटर में है। ठीक है, बहुत ही कम परसेंटेज, ये देखो 0.03% ऑफ वाटर जो है वो सिर्फ फ्रेश वाटर है, एंड वो अवेलेबल है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, या वो अवेलेबल है फॉर ह्यूमन यूज़। ठीक, तो हमने देखा हम हैं तो ब्लू प्लैनेट, हमारे पास जितना अर्थ है ना उसका 71% वाटर है, लेकिन सिर्फ पीने वाला पानी कितना है, उसका 0.03%। सिर्फ इतना पानी हमारे कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है बस। पूरा 100% है तो पूरे में सिर्फ इतना हमारे कंजम्पशन के लिए अभी अवेलेबल है। ठीक, तो इसलिए हम हैं तो ब्लू प्लैनेट, लेकिन फिर भी हमारे पास शॉर्टेज ऑफ वाटर है। एंड इसके बावजूद भी आज कितना पानी वेस्टेज होता है, वाटर पोल्यूशन की कितनी प्रॉब्लम्स है, और अब वाटर स्कार्सिटी की भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इसी वजह से कंट्रीज़। ठीक है, अब आ जाते हैं ओशंस पे। ठीक, तो ओशन हाइड्रोस्फीयर में हम लोग ओशंस को कवर करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब दिखाया गया है कि कौन सा मतलब कॉन्टिनेंट्स को उनके साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि जिसमें जितने स्क्वायर्स उस हिसाब से उसका साइज़। सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद अगर हम इसका काउंट करेंगे तो हमें नॉर्थ अमेरिका आएगा, फिर साउथ अमेरिका आएगा, एंड देन आई थिंक या अंटार्कटिका आएगा, फिर यूरोप आएगा, एंड फिर ऑस्ट्रेलिया आएगा। ठीक, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर पे अंटार्कटिका, 6 नंबर पे यूरोप, एंड 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। एक बार इसको देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और यहाँ पे देखें तो 10 है। तो यहाँ पे 13 स्क्वायर्स है, यहाँ पे 10 स्क्वायर्स है, तो मतलब ये बड़ा है। तो ये 5th नंबर पे, ये 6th नंबर पे। इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है लोगों को, है ना। ये 4 तो याद रहते हैं, लेकिन अंटार्कटिका बड़ा है कि यूरोप, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो याद रखना अंटार्कटिका बड़ा है यूरोप से। ठीक है, यूरोप 6 नंबर पे आता है, और फिर ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। ठीक, अब आ जाते हैं ओशंस पे। तो ओशंस क्या है, ये मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर है ना। हमने देखा 97% जो है वो ओशन वाटर है हमारे पास, ये सारे इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, ओशन वाटर
ऑलवेज मूव करता रहता है। थ्री चीफ मूवमेंट्स हैं ओशन वाटर के, वो कौन से तीन मतलब मूवमेंट्स है ओशन वाटर के, कौन कौन से? वेव के फॉर्म में मूव करता है, टाइड के फॉर्म में और ओशन करंट के फॉर्म में। ठीक, तो इन तीन तरीकों से ओशन वाटर जो है वो मूव करता है। ठीक है, वेव, टाइड और ओशन करंट के फॉर्म में। 5 मेजर ओशंस हैं जिसमें पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। ये इनके साइज के अकॉर्डिंग ही लिखा हुआ है, मतलब सबसे बड़ा पैसिफिक है, फिर अटलांटिक है, फिर इंडियन ओशन है, फिर सदर्न ओशन है, फिर आर्कटिक ओशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने पैसिफिक ओशन पे, जो कि लार्जेस्ट ओशन है। ठीक, ये स्प्रेड कितने में है? 1/3 ऑफ द अर्थ। जैसे हमने देखा था एशिया, जितना भी लैंड मास था उसका 1/3 में एशिया था, वैसे ही जितना वाटर बॉडी है, जितना अर्थ है उसका, अर्थ है सॉरी नॉट वाटर बॉडी, जितना अर्थ है उसका 1/3 कवर है पूरा पैसिफिक ओशन से, है ना। हम जैसे यहाँ पे देखें, हमें पता है हमारी अर्थ स्फेयर है ना, गोल है। तो अगर हम देखें तो ये रहा हमारा, ये हमें आगे का हिस्सा दिख रहा है, मतलब इसके पीछे से लेके आओ और ये पूरा पीछे तक, इसके पूरे पिछले हिस्से में क्या है? पैसिफिक ओशन ही है। ठीक, तो पैसिफिक ओशन पूरे अर्थ का 1/3 पार्ट कवर करता है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैरियाना ट्रंच जो हमने देखा था डीपेस्ट पार्ट, वो कहाँ पर है? वो पैसिफिक ओशन में ही मिलता है ना, जिसकी डेप्थ क्या थी बताओ, अभी पढ़ाया है। ठीक है, पैसिफिक ओशन जो है ये सर्कुलर इन शेप है, देखा ना, वो पीछे का पूरा हिस्सा जो है वो पूरा पैसिफिक है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इसको सराउंड करता है ना। एक साइड में इसके एशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर से आ जाते हैं अपने मैप पे, एक बार देख लेते हैं, है ना। इस साइड में ये देखो, इसके ईस्टर्न, ये अगर हम बोले कि ये हमारा ये जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में पड़ जाता है पैसिफिक ओशन, और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में पड़ जाता है ये पैसिफिक ओशन। तो ये इससे सराउंडेड है। फिर क्या बोल रहे हैं? ओके, हमने मैप देख लिया। अब आगे आते हैं अटलांटिक ओशन पे। अटलांटिक ओशन देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है और इसका शेप क्या है? एस शेप। ठीक है, फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका इन द ईस्टर्न साइड। मतलब बोल रहे हैं कि जो इसके वेस्टर्न साइड में देखें तो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है, एंड ईस्टर्न साइड में देखें तो यूरोप एंड अफ्रीका है। कोस्ट लाइन इसकी जो है वो क्या है? इंडेंटेड है। इंडेंटेड मतलब इस टाइप की है ना। तो अगर इरेगुलर जो है, इरेगुलर कोस्ट लाइन जो होती है वो नेचुरल हार्बर के लिए आइडल लोकेशन है। नेचुरल हार्बर एंड पोर्ट्स के लिए ये एक आइडल लोकेशन है। मतलब यहाँ पे ये कॉमर्स के अगर पॉइंट से देखें तो बिजिएस्ट ओशन है हमारा इन ये अटलांटिक ओशन। क्यों? क्योंकि इसकी जो कोस्ट लाइन है वो ना वो इंटेंडेड है, तो यहाँ पे नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स बन जाते हैं। ठीक, उसके लिए ये आइडल लोकेशन है। तो अगर पोर्ट्स वगैरह होंगे तो कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगर कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बिजिएस्ट ओशन है। एक बार चलते हैं अपने मैप पे, देख लेते हैं ये एस शेप्ड का ओशन हमारा जो अटलांटिक ओशन है कहाँ है। ठीक, तो थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ये रहा अटलांटिक ओशन, ये देखो, है ना, ये है एस शेप्ड अटलांटिक ओशन हमारा। और इसके ईस्टर्न साइड में यूरोप एंड अफ्रीका और वेस्टर्न साइड में हमारे नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका पड़ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे आते हैं। और ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है, याद रखिएगा। फिर अगला आगे आते हैं, कहाँ गया? इंडियन ओशन। ठीक, ओनली ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे पड़ा हुआ है। हमने पढ़े ना, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, कोई भी ओशन कंट्री के नाम पर नहीं है, सिर्फ इंडियन ओशन एक अकेला ओशन है जो कि कंट्री के नाम पर है। ठीक है, इंडिया के नाम पर डला है। और इसका शेप जो है ये ट्रायंगुलर है। नॉर्थ में ये एशिया से सराउंडेड है, वेस्ट में अफ्रीका है और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। फिर सदर्न ओशन की बात करें तो ये एनसर्किल करता है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को। ठीक, और ये नॉर्थवर्ड देखे तो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे हम कहते हैं कि इसकी बाउंड्री है। नदर्न बाउंड्री जो है इसकी अटलांटिक ओशन की वो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर है। फिर आर्कटिक ओशन की बात करें तो ये जो है ये आर्कटिक सर्किल के अंदर का जो पार्ट है नॉर्थ पोल के आसपास का, उसे हम कह रहे हैं कि ये आर्कटिक ओशन है। नॉर्थ पोल के सराउंडिंग जो आर्कटिक सर्किल के अंदर का पार्ट है वो है हमारा आर्कटिक ओशन। ये कनेक्टेड है पैसिफिक ओशन के थ्रू एक नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर जिसको हम बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं, एंड ये बाउंड है नदर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका एंड यूरेशिया के थ्रू। चलो आते हैं अपने मैप पे, पहले इंडियन ओशन देखेंगे, फिर हम सदर्न ओशन देखेंगे और फिर आएंगे आर्कटिक ओशन पे। ठीक है, इंडियन ओशन देखते हैं। तो ये रहा इंडियन ओशन जो अकेला ओशन है जो कि किसी कंट्री के नाम पर पड़ा हुआ है, और ये रहा हमारा प्यारा इंडिया। ठीक है,
तो ये देखिए तो ट्रायंगुलर है, ये कुछ ऐसा देखो, ऐसा है ये ओशन, है ना, तो ये ट्रायंगुलर शेप में है। और ये रहा हमारा सदर्न ओशन। सदर्न ओशन हमारा सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री मतलब बोला जा रहा है कि 60 डिग्री जो साउथ लैटिट्यूड है वो बाउंड्री है इंडियन ओशन और सदर्न ओशन कि अब यहाँ पे वाटर तो कनेक्टेड है ना, तो कैसे हम बोले कि हाँ यहाँ तक इंडियन है, यहाँ से सदर्न शुरू हो जा रहा है, तो बोल रहे हैं कि 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बाद अगर नीचे जाएंगे तो हम सदर्न ओशन में पहुंच जाएंगे। और ये पूरा आर्कटिक सर्कल के अंटार्कटिका को सराउंड कर रहा है ये सदर्न ओशन। फिर आते हैं आर्कटिक ओशन पे, तो आर्कटिक ओशन ऊपर है, नॉर्थ पोल को सराउंड कर रहा है। और आर्कटिक सर्कल के अंदर, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री है ना, नॉर्थ लैटिट्यूड, उसके अंदर का जो वाटर बॉडी है उसे हम कह रहे हैं कि वो हमारा आर्कटिक ओशन है। ठीक है, और आर्कटिक ओशन सराउंडेड किससे है, तो यहाँ पे देखिए यूरेशिया है, यूरोप एंड एशिया का कंबाइंड पार्ट है, और यहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिका पड़ जाता है। ठीक, तो चलिए और आगे आते हैं। आपको क्या बचा, 1 सेकेंड। आते हैं एटमॉस्फेयर पे। हमने कवर कर लिया लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। अब आ जाते हैं एटमॉस्फेयर पे। तो अर्थ इज सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। किससे सराउंडेड है अर्थ, एटमॉस्फेयर से, लेयर ऑफ गैस से, है ना। जो ये थिन ब्लैंकेट है एयर की, ये इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे प्लानट का। हमारे प्लानट का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये एयर की, जो एक थिन ब्लैंकेट हमारे चारों तरफ है वो, है ना। ये हमें प्रोवाइड क्या कराती है, अर्थ एयर प्रोवाइड कराती है। पहली चीज़ तो जो हम ब्रीथ करते हैं वो एयर प्रोवाइड कराती है। फिर हमें जो सन की हार्मफुल रेज है ना, उससे ये प्रोटेक्शन भी देती हैं। जो एटमॉस्फेयर है वो सन की हार्मफुल रेज को हमारे तक आने नहीं देती है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर देखें तो सॉरी आई एम सॉरी सॉरी आई हैव टू गो, 1 सेकेंड। इट्स या एटमॉस्फेयर, कहाँ पे थे हम लोग, एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। कहाँ तक की एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर 1600 किलोमीटर तक की है। उसके आगे स्पेस शुरू हो जाता है, मतलब उसके आगे हमको एयर्स वगैरह या फिर कोई गैसेस वगैरह नहीं दिखती है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया इन्होंने 5 लेयर्स में। ठीक है, किसके बेसिस पे, कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे एटमॉस्फेयर को 5 लेयर में इन्होंने डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये लेयर्स क्या कहाँ से शुरू होती है, तो अर्थ के सरफेस से शुरू होती है। और क्या नाम है इनका, सरफेस से ऊपर तक जाते जाएंगे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये 5 लेयर्स हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में है क्या क्या चीज़, पहले हम ये देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला के 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर बना देता है ना। मतलब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों गैस मिलके जो हमारी एयर है उसका 99% बन जाता है। ठीक, जिसमें हम नाइट्रोजन देखें तो 78% है, और जो हमारी ऑक्सीजन है वो 21% है। ठीक, उसके अलावा अदर गैसेस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है ना। और अदर गैसेस जो हैं सिर्फ वो 1% वॉल्यूम में है। मतलब जितना भी गैसेस वगैरह है उसका 78% नाइट्रोजन है, 21% 21% ऑक्सीजन है, और जो 1% बचा ना उसमें और सारी गैसेज है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और सारी चीज़ें आती हैं। ठीक, ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है, ऑक्सीजन ब्रीथ के लिए, सांस लेने के लिए ज़रूरी है। मतलब हाँ, सांस लेने की, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर हम जीवित ही नहीं रह सकते ना। और नाइट्रोजन किस में हेल्प करती है, नाइट्रोजन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ में हेल्प करती है ना। फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अर्थ से हीट रेडिएट होती है, मतलब क्या कहना है कि जो सन से रेज आती है ना, वो नीचे ज़मीन पे पड़ती हैं, अर्थ के सरफेस पे पड़ती है, और अर्थ की सरफेस जब गर्म होती है तो यहाँ से जो हीट है वो रिलीज़ होती है। तो जो वो हीट रिलीज़ होती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, और उससे हमारी जो प्लैनेट है वो गर्म रहती है, जिससे कि हम मतलब कह सकते हैं कि लिविएबल बनती है वो, है ना, रहने लायक बनती है। ठीक, जो कि एंड जो उसके अलावा एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये काम है कि वो अर्थ को, वो प्लैनेट को गर्म करती है, और दूसरी चीज़ ये
प्लांट्स के ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू ही, है ना। जब कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके ही वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फिर ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ठीक। डेंसिटी एटमॉस्फेयर की जो है वो हाइट के अकॉर्डिंग वैरी करती है, ठीक। ये सी लेवल पे मैक्सिमम है, अब डेंसिटी की बात कर रहे हैं। जो एयर है वो डेंस होगी एट सी लेवल एंड इसकी डेंसिटी कम होती जाएगी जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, है ना। जैसे कि यहाँ बोल रहे हैं कि जब क्लाइंबर जो है वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करता है जब वो ऊपर जा रहा है। क्लाइंबर मतलब जो माउंटेन चढ़ते हैं ना, वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है जब वो ऊपर जाते जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एयर की डेंसिटी जो है वो कम होती जाती है। इसलिए वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं कि वो हाई एल्टीट्यूड पे आराम से ब्रीथ कर पाए। टेम्परेचर भी जब हम ऊपर जाते हैं तो कम होता रहता है, जितनी हाइट पे जाते जाएंगे कम टेम्परेचर भी कम होता रहेगा। एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करता है अर्थ पे, है ना। जो हमें प्रेशर मतलब जिसके थ्रू हम समझ लो ठहरे हुए हैं, वो क्या है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो हमें ज़मीन से या फिर जो कि हमें ठहराए रखे हुए हैं, वरना फिर हम हवा में उड़ेंगे। जैसे स्पेस में होता है वहाँ प्रेशर नहीं होता, तो इसी वजह से वहाँ पे लोग देखते एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जो होते हैं वो हवा में उड़ते रहते हैं, ठीक। वो ठहरते नहीं हैं, वो ज़मीन से जुड़ते नहीं हैं, तो ग्रेविटी भी वहाँ पे नहीं होती, ठीक है। तो क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करता है हमारे ऊपर। ये वैरी करता है प्लेस टू प्लेस, प्रेशर भी वैरी करता है। हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि डेंसिटी वैरी करती है, जैसे जैसे हाइट पे ऊपर जाते जाएंगे डेंसिटी कम होती जाएगी। टेम्परेचर भी जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे कम होता जाएगा। फिर प्रेशर भी अलग डिफरेंट होता है, वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। कुछ एरिया हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं, कहीं पे लो प्रेशर होता है। एयर जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है, मतलब कहीं हाई प्रेशर होगा कहीं लो प्रेशर होगा, ठीक है। और जो एयर है ना वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी, एंड मूविंग एयर को ही हम विंड कहते हैं। विंड क्या होती है, हवा क्या है, तो ये मूविंग एयर, एयर जब मूव कर रही होती है तब उसे विंड बोलते हैं, ठीक। अब हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, डोमेन ऑफ लाइफ, यहीं पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी इस बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर एक नैरो जोन है, जहाँ पर नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट है, जहाँ पर लैंड वाटर एंड एयर तीनों मिलते हैं, है ना। ये नैरो जोन है जहाँ पे ये तीनों मिल जाते हैं। ये जोन जो इस जोन में, इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लैनेट एग्जिस्ट, मतलब यही वो जोन है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी, मतलब लैंड वाटर एंड एयर ये तीनों जहाँ पे मिलेंगे लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। There are several species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge animals। बहुत ही डिफरेंट साइज के एनिमल्स हमें मिल जाते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स है, माइक्रोब्स मतलब छोटे छोटे माइक्रोब्स भी मिलेंगे, बड़े मैमल्स भी मिलेंगे। सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं एंड बायोस्फीयर से भी कनेक्टेड है, मतलब एक दूसरे से तो कनेक्टेड है ही है, उसके साथ साथ लैंड वाटर एंड एयर पे भी वो डिपेंडेंट है, उनसे भी कनेक्टेड है अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स जो बायोस्फीयर में है वो डिवाइडेड होते हैं दो किंगडम्स में, एक प्लांट किंगडम हो गया, दूसरा एनिमल किंगडम हो गया, ठीक। थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर। ये जो थ्री डोमेन की बात क्या कर रहे हैं, अभी हमने डोमेन्स ही तो पढ़े ना, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ठीक। तो यहाँ पे पहली चीज़ इन्होंने बोला कि जो ऑर्गेनिजम्स है बायोस्फीयर में वो दो किंगडम्स में डिवाइडेड है, एक प्लांट किंगडम हो गया और दूसरा एनिमल किंगडम हो गया, ठीक। फिर जो ये तीन डोमेन्स हैं हमारे अर्थ के, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये तीनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं किसी न किसी तरीके से। जैसे हम देखें, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम सोप्स। क्या बोल रहे हैं, जैसे हम देखें कि हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं किसके लिए, वुड की ज़रूरत के लिए ना, वुड की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम फॉरेस्ट कट कर रहे हैं, या फिर लैंड को क्लियर कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि सॉइल रिमूव हो रही है ना, तो सॉइल रिमूव हो रही है स्लोप से। सिमिलरली अर्थ का सरफेस जो है वो भी चेंज हो रहा है नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, जैसे अर्थक्वेक की वजह से। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लैंड का सबमर्जेंस हो जाता है, जैसे अभी हमने देखा कि जब हमारी 2004 में इंडियन ओशन सुनामी आई, तब क्या हुआ, तब हमारा जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उसका एक पार्ट जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं वो सबमर्ज हो गया मतलब अंडर वाटर वो चला गया, है ना। डिस्चार्ज ऑफ वाटर वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर, वो वाटर को अनसुटेबल बना देता है। वही वाटर पोल्यूशन, अगर हम वेस्ट मटेरियल को वाटर में डिस्चार्ज करेंगे, किसी लेक या रिवर में उसको डिस्चार्ज करेंगे, तो हमारा जो वाटर है ना, जो एक बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही क्या बोलते हैं, एक्सपेंसिव कह सकते हैं, जो एक गॉड गिफ्ट है, वो हमारा
बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा और फिर वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सूटेबल नहीं रह पाएगा, और फिर इससे क्या होगा, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ भी डैमेज होगी। ठीक, एमिशन जो इंडस्ट्रीज से आ रहा है, थर्मल पावर प्लांट से आ रहा है, व्हीकल से आ रहा है, वो सब एयर को पोल्यूट कर रहा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट बन चुका है आज एयर का। बट मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट तो है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा तभी हमारी अर्थ जो है वो लिविएबल बनेगी, रहने लायक बनेगी। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है तो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगी, है ना। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग वो टर्म है, मतलब जो हमारा ग्लोब है इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जिस देयर इज द सम नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑन ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस। मतलब क्या ज़रूरत है कि ये जो रिसोर्सेज है ना हमारे पास, लैंड वाटर एंड एयर, इसको इसके यूज़ को लिमिट करने की ज़रूरत है, एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है नेचर में, इन डोमेन्स के बीच में, जो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर है, इनके बीच में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है ना। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, और एक बार हम देख लेते हैं कुछ हमारे जो की पॉइंट्स रह गए हैं उसे एक बार हम चेक कर लें कि कहीं पे कुछ रह तो नहीं गया है। चैप्टर शुरू हुआ था यहाँ से, ओके। हाँ, पहले तो एक वर्ड ओरिजिन देख लेते हैं कि जो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर ये आया कहाँ से, तो ये ग्रीक लैंग्वेज से आया। लिथोस का मतलब स्टोन, एटमोस का मतलब वेपर एंड हुंडोर का मतलब वाटर, बायो का मतलब लाइफ। तो ये ग्रीक हमने देखा था पहले भी, ग्रीक से हमने कई सारे, ग्रीक लैंग्वेज से कई सारे वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में लिए गए हैं, तो ये भी वर्ड्स जो लिए गए हैं वो ग्रीक लैंग्वेज से ही लिए गए हैं। फिर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के हैं, और ये तेंजिंग नोर्गे शेप्रा इंडिया से हैं। ये फर्स्ट मैन, पहले आदमी हैं, मतलब फर्स्ट टू मैन हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की पीक, जो हमारी हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, उसको उस पे चढ़े थे। कब चढ़े थे? 29 मई 1953। तो पहले दो लोग जो कि माउंट एवरेस्ट की पीक पे चढ़े हैं वो ये दो लोग हैं, जो कि 29 मई 1953 में चढ़े। एंड जुंको तबाई जापान की हैं, ये पहली विमेन है जो इस पीक पे चढ़ी थी। वो कब चढ़ी थी? तो 16 मई 1975 में चढ़ी थी। एंड पहली इंडियन विमेन जो यहाँ पे चढ़ी है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं, वो कौन है? वो है बछेंद्री पाल, जो 23 मई 1984 को चढ़ी। ठीक, तो ये हाईएस्ट पीक पे चढ़ने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। इफ़ यू लाइक माई इनिशिएटिव तो प्लीज़ support me and subscribe my channel. Thank you so much.